केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का दैट इज एटॉमिक मास। दैट इज एटॉमिक मास। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज एन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को समझने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि व्हाट इज मास नंबर, और फिर हम एटॉमिक मास को डिफरेंशिएट करेंगे किस चीज से, मास नंबर से। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज मास नंबर। व्हाट इज योर मास नंबर, नॉट योर्स, ओके। एटम का मास नंबर हमारे पास क्या है, तो हम देखेंगे, हमने देखा है, आपने पढ़ा है कि आपके पास एक एटम की अगर आप कंपोजिशन देखें तो एक एटम कंपोज है किस चीज के ऊपर, दैट इज न्यूक्लियस एंड शेल। और अगर आप इसके पार्टिकल्स देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपको क्या आपने क्या पाया था उसमें, आपने पाया था प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसको सराउंड किया था इस न्यूक्लियस को किसने, इलेक्ट्रॉन। ओके, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। आपने देखा क्या कि आपके पास एक एटम है, इनसाइड द एटम, ओके, इनसाइड द एटम मेरे पास क्या पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस न्यूक्लियस में मेरे पास होंगे प्रोटॉन्स बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास होंगे न्यूट्रॉन्स बेयरिंग नो चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल्स, और इस न्यूक्लियस को सराउंड किया है आपके शेल ने दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन बेयर्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज रखेंगे। Got it? So let's suppose I'm taking an atom of carbon. Let's suppose I take a carbon atom. अब कार्बन एटम को अगर मैं देखूं तो मेरे पास इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे दे आर 6, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, दे आर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। और अगर 6 प्रोटॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे पास क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इन द फर्स्ट शेल कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एंड इन द लास्ट शेल कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन द लास्ट शेल कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इसका वेट देखना चाहूं, तो इसका टोटल वेट जो है वो किसका वेट होगा, दरअसल मेरे पास जितना वेट बनेगा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का एंड इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारे पास क्या है, लाइटेस्ट पार्टिकल है, तो उसके वेट को मैं क्या करूंगा, निग्लेक्ट करूंगा, नेग्लिजिबल वेट एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मेरे पास यहां पे जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन that is approximately equal to 6. Got it? And the mass of neutral particles, that is approximately equal to 6, where the mass of electron is negligible. Mass of electron मेरे पास क्या होगा, that is negligible as compared to the mass of the whole न्यूक्लियस के लिहाज से, द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिहाज से इसका मास क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए इसके मास को हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे किसी भी एटम के मास नंबर को निकालने के लिए। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्यों डिफर करता है एटॉमिक मास की वजह से। जब मैं इसका मास नंबर निकालना चाहूं, मास नंबर ऑफ दैट कार्बन 12, मास नंबर ऑफ दैट कार्बन, अगर मैं इस कार्बन का मास नंबर निकालना चाहूं, सो दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 6 + 6 दैट गिव्स द आंसर एज 12। तो मुझे मास नंबर एक होल नंबर मिला, वो जो होल नंबर था वो होल नंबर क्या है कार्बन का, दैट इज 12। तो मुझे मास नंबर क्या मिला, होल नंबर। लेकिन पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम एलिमेंट्स को जो आप देखते हो तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, उसका एटॉमिक मास आपके पास होल नंबर नहीं है। आप इसको क्या देखते हो, पॉइंट की शक्ल में देखते हो। तो उसकी वजह क्या है, उसके लिए हमने एक टर्म यूज किया, दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस मास नंबर।
चूंकि क्या करेगा, मास नंबर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। किस सेंस में होगा, यहां हमने देखा, हमने एक ही एटम का क्या देखा, मास कार्बन का, दैट इज उसका प्रोटॉन देखा हमने, न्यूट्रॉन देखा, और दोनों को क्या किया हमने, सम किया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12। लेकिन अब हम देखेंगे एलिमेंट्स को जिनके क्या है, जिनके हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स पाए जाते हो। समझ आती है बात, हम उसके आइसोटॉप्स को देखेंगे और उनके आइसोटॉपिक मास को, जब हम उसके आइसोटॉपिक मास का जब हम एवरेज लेंगे, सो दैट वेटेड एवरेज इज कॉल्ड व्हाट, दैट वेटेड एवरेज इज कॉल्ड योर एटॉमिक मास। नहीं आ रही समझ भाई? देखिए यहां पे हम मास नंबर को क्या ले रहे थे, मास नंबर को हम ले रहे थे किसी भी एक एटम, किसी भी एक मखसूस एटम, ओके, आई सपोज व्हाट, आई सपोज कार्बन, एक मखसूस एटम का मैंने देखा कि उसका मेरे पास न्यूक्लियस का जितना मास था वो उसका मास नंबर था। यानी न्यूक्लियस कंपोज्ड है किन चीजों के ऊपर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर। तो हमने दोनों का मास देखा, हमारे पास टोटल मास आया दैट इज 12। फिलहाल मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूं, ओके, यूनिट हम इसके बाद में देखेंगे। सॉरी। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसको, एटॉमिक मास को मास नंबर के लिहाज से। लेकिन मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देके आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं क्या कहूंगा, एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज, इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटम्स, वेटेड एवरेज मास ऑफ एटम्स, वेटेड एवरेज मास ऑफ एटम्स, और इस एटम्स का हम क्या लेंगे, देयर आइसोटॉप्स, देयर आइसोटॉप्स। So basically the weighted average mass of isotopes of atoms of an element, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा एटॉमिक मास की डेफिनेशन। आती है बात समझ के नहीं, क्या लिखा मैंने, दिस इज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ एटम्स। उस एटम्स के क्या लेंगे हम, आइसोटॉप्स लेंगे, उसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब उसके निकालने का एक तरीका है, ओके, उसके निकालने का एक तरीका है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं इसको डिफर करता हूं। कार्बन का मेरे पास एटॉमिक मास क्या आया, होल नंबर दैट इज 12। अब अगर मैं क्लोरीन का लूं, ओके, एज कंपेयर टू क्लोरीन, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लूं क्लोरीन का जो मेरे पास मास होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35.5। यूनिट फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, यूनिट बाद में हम पढ़ेंगे। समझ आती है बात, मैंने क्या लिखा, 35.5 राउंडिंग फिगर्स में। पीरियोडिक टेबल में आप देखें 35.4845 होगा आपके पास। राउंडिंग फिगर में मेरे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली 35.5। ओके, दिस इज नॉट अ होल नंबर। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है एटॉमिक मास, और वहां आपको मास होल नंबर मिल रहा था, उसकी वजह क्या थी, मास नंबर था। ठीक है, आपने मास नंबर को निकाला। समझते हो सब? अब यहां पे जो एटॉमिक मास है इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास होल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। तो डेफिनेशन से देखें हम मास नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज द समीशन ऑफ, इट इज द समीशन ऑफ सम ऑफ व्हाट, इट इज द समीशन ऑफ आइसोटॉपिक मासेस, आइसोटॉपिक मास इनटू मल्टीप्लाइड बाय into the abundance of that isotope, abundance of isotope। समझ आती है बात आपको? क्या है कि हम सम लेंगे किस चीज का, आइसोटॉपिक मास का, कि जो आइसोटोप होगा उसका अभी कैलकुलेट करेंगे, आसान होगा। तो उसका आइसोटॉपिक मास लेंगे और उस आइसोटॉपिक मास की कितनी एबंडेंस है, कितना परसेंट वो एबंडेंस है उसकी, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक एवरेज वैल्यू आएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे एटॉमिक मास, नॉट मास नंबर। समझते हो सब? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के लिए मैं निकालना चाहूं दैट इज 35.5। क्लोरीन के आइसोटॉप्स आपने देखे, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन आर क्लोरीन 35, क्लोरीन 36 एंड क्लोरीन 37, chlorine 37, but remember this chlorine 36 is a radioactive isotope, this is a radioactive isotope, so it is unstable। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे।
समझते हो सबके नहीं? तो हम दो आइसोटोप लेंगे, दैट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 और 37 की अगर मैं एबंडेंस देखूं, एबंडेंस, तो अगर मैं एबंडेंस देखूं, क्लोरीन 35 की एबंडेंस मेरे पास है कितनी? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75%। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75%। भाई समझते हो कि नहीं समझते हो? हवाई फायरिंग तो नहीं हो रही, समझ आ रही है? ठीक है, तो मेरे पास क्या है? 75%। और क्लोरीन 37 की अगर मैं एबंडेंस देखूं, क्लोरीन 37 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25%, अप्रोक्सीमेटली। ओके, वैसे आपके पास कुछ 78.78% और आपके पास आएगा कुछ आपके पास कितना है 22.24%। ओके, हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहे हैं इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को क्या करें? निकाल के। समझते हो सबके नहीं? अब इस फार्मूले में अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या होगा? आइसोटोपिक मास सबसे पहले दैट इज 35, दैट इज 35, और इसकी एबंडेंस मेरे पास कितनी होगी? 75%, 75%। अब बच्चों इस परसेंट के लिए मैं क्या लगाऊंगा? ठीक है, इस परसेंट के मैं लगाऊंगा फ्रैक्शन में 100। समझते हो सब? सेकंड आइसोटोप मेरे पास क्या है? सेकंड आइसोटोप दैट इज 37 और इसकी एबंडेंस मेरे पास क्या है? 25%। परसेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा? 100। और इसका हम क्या लेंगे? सम। तो मैं इसको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। समझते हो कि नहीं? आसान है। अब इसका आप फ्रैक्शन लें तो ये आपके पास क्या होगा? 35 इंटू 0.75, 0.75 प्लस यहां पे आपके पास होगा 37 प्लस 0.25। अगर आप इसका प्रोडक्ट लें तो इसका प्रोडक्ट आपके पास आएगा 26.25, और अगर आप यहां प्रोडक्ट लें तो इसका प्रोडक्ट आपके पास आएगा 9.25। दोनों का अगर सम ले तो सम आपके पास 35.5 आएगा, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास, नॉट अ मास नंबर। आती है बात समझ? नॉट अ मास नंबर। ये मेरे पास क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। सो इस तरह हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि ये 35.5 दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज नॉट अ होल नंबर। अब जब मैं इसके साथ यूनिट लगाऊंगा तो यूनिट में कैसे लगाऊंगा? मैं इसके साथ यूनिट लगा सकता हूं, यानी एटॉमिक मास को अगर हम लिखना चाहें यूनिट की शक्ल में तो मैं इसके क्या क्या यूनिट लगा सकता हूं? ओके, तो यूनिट में इसके क्या क्या लिख सकता हूं? मैं इसका यूनिट लिख सकता हूं, ओके, ओल्ड मेरे पास यूनिट क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में मेरे पास AMU लिखा जाता था। ठीक है, हम कहते थे कि ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट में AMU दिस वाज इक्वल टू 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं लिख सकता था कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू 35.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 35.5 AMU। ओके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने AMU को रिमूव किया, किससे रिप्लेस किया? किससे? दैट इज U, दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास। समझते हो कि नहीं? इसको हम लिखेंगे किस सिंबल से? U से। तो मैं क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखूंगा दैट इज 35.5 U, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये मेरे पास क्या है? दिस U इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12, द न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कार्बन 12 को कंसिडर कर रहे थे किससे? कंपेयर करेंगे किस चीज से? तमाम एटॉमिक मास को हम कंपेयर करेंगे किससे? कार्बन 12 से। उसका 1/12 पार्ट हम लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस AMU एंड दिस U, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ओके, मॉडर्न केमिस्ट्री में दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां देखें, अगर मैं इसका रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना चाहूं क्लोरीन का, सो दैट विल बी इक्वल टू 35.5। मैं यहां कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा,
क्यों? क्योंकि जो मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज अ रेशो, दैट इज अ रेशो, और सेम रेशो के क्या है, नो यूनिट्स है, कोई यूनिट नहीं होगा इसका, सेम रेशो के कोई यूनिट नहीं होंगे। भाई क्या होगा, क्या होगा भाई, ऊपर वाले यूनिट और नीचे वाले यूनिट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होंगे, तो कोई यूनिट रहेगा ही नहीं। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हो, पीरियोडिक टेबल में आपके पास यूनिट नहीं दिखाई देगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या लिखा होगा, दैट इज इक्वल टू 1.008, नो AMU नॉट U। और एक और यूनिट भी हम लेते हैं, एक और यूनिट भी हम लेते हैं, दैट इज डाल्टन, दैट इज डाल्टन, ओके, सिंबलाइज्ड एज DA। और इसको हम लेते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में, सॉरी किस में लेंगे, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में लेट्स सपोज आप ले रहे हो द मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन दैट इज अबाउट कितना है भाई, दैट इज 50 किलो डाल्टन्स, दैट इज 50 किलो डाल्टन्स। तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डाल्टन्स को as the unit of atomic mass. So in this way we differentiate between atomic mass and mass number. यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो भाई, क्वेश्चन पूछना क्या है, सवाब है।